और ये जो गजा पीस बोर्ड बनेगा, इसकी क्या, ये कौन से डॉक्यूमेंट के तहत बन रहा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है? इसकी लेजिटिमेसी कहाँ है? जैसे आपके पार्लियामेंट का जो लॉ बनता है वो इसलिए मान्यता, उसकी इसलिए बाइंडिंग वैल्यू होती है क्योंकि भाई आपके मजलिस शुरा ने बनाया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए बाइंडिंग वैल्यू है क्योंकि भाई आपने उसको, आपके पाकिस्तानियों ने उसको बनाया। तो ये गजा पीस बोर्ड कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। किस कैपेसिटी में? अमेरिका वर्ल्ड का पार्लियामेंट बन गया है क्या? अमेरिका विश्व का लॉ बना रहा है, वो भी कांग्रेस से नहीं बना रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से लेजिस्लेटिव एक्ट हो रहा है। आप समझिए, सीरियस इशू। गजा पीस बोर्ड, गाजा पीस बोर्ड या जो भी पैलेस्टाइन पीस बोर्ड जो भी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से आ रही है? मतलब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो जा रहा है, वो गवर्नमेंट बना दे रहे हैं अपने ऑर्डर से। आप समझ नहीं है इसकी सीरियसनेस। देखिए कोसोवो में भी ऐसा ही हुआ था। तो यूएन मिक करके है, आप कभी देखिएगा, UNMIK, यूनाइटेड नेशन मिशन इन कोसोवो, उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की होती है वो यूएन अपने हाथों में ले लेता है अपने स्टाफ के थ्रू, और फिर उसको जो है वो प्रमोट करता है। तो व्हाई नॉट दिस? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? यूएन चार्टर की तो वैल्यूएशन है। अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल ये गाजा पीस बोर्ड बना देता, ये जनरल असेंबली रिजोल्यूशन से बन जाता, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन से बन जाता, जैसे ICTY बनाता है। अब मैं उतने लीगल में आपको नहीं ले जाना चाहता, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आई। दिस इज बियॉन्ड मी, हाउ एग्जैक्टली डिड दिस हैपन, कि इसकी लाइबिलिटी, इसकी एग्जिस्टेंस कहां है? कल को हम कोई भी बॉडी बना लें, उसकी कहां वैलिडिटी है? वो गाजा पीस बोर्ड की वैलिडिटी किस स्टैट्यूट से? लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट जो आपके आए हैं, जो कुछ अर्से पहले हमारे यहाँ भी आए थे, और इसी तरीके से बहुत ही शॉर्ट विजिट था कि हम तो इंतजार ही करते रह गए कि इस्लामाबाद पूरा जो है वो बंद करके गवर्नमेंट ने रखा हुआ था, बड़ी डेकोरेशन हुई हुई थी, लेकिन वो सुना है कि बहुत ही जल्दी वापस चले गए। तो आपके यहाँ भी सर इतना शॉर्ट विजिट को क्या मतलब लिया जाए? कोई मैसेज देने आए हैं? कोई इतनी जल्दी में क्या बात है जो करने आए हैं? कुछ पता है, कुछ अंदाजा है आपको, या आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? नहीं, मेरे पास उनकी आइटिनरी तो नहीं है कि वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं या कितने घंटे के लिए आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि घंटे के लिए आ रहे होंगे। तो अब क्या है, मैं चूंकि इस अपडेट भी नहीं हूं टू बी ऑनेस्ट इस विषय से कि किस लिए आ रहे हैं, लेकिन ईरान तो सर्वप्रथम आएगा इस टॉक पे, और गाजा भी आएगा सर्वप्रथम, क्योंकि भारत को देखिए, अमेरिका के ऊपर आई डोंट थिंक कि वेस्ट एशिया या अरेबिक कंट्री उतना भरोसा करती है जितना वो भारतवर्ष पे करती है। और जैसा मैंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब मुझे बहुत पसंद हैं, आई लव मोहम्मद बिन सलमान साहब। चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी लिखे, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत विजनरी व्यक्ति हैं, और वो जो कर रहे हैं वो सदियां उनको याद रखेंगी। वो एक विश्व लीडर का काम, वर्ल्ड लीडर का काम वो अंडरटेक कर रहे हैं। उनके पास विजन है, क्षमता है, यंग हैं, डायनामिक हैं मोहम्मद साहब, बिन सलमान साहब। तो आई हैव लॉट्स ऑफ होप फ्रॉम हिम। अब अगर उन्होंने भेजा है और यूएई बिना उनसे कंसल्ट किए तो कुछ होगा नहीं। ये बायलैटरल ट्रेड के लिए तो आएंगे नहीं कि इतने बड़े मुद्दे पे। तो मेरे ख्याल से जो पैलेस्टाइन का सब्जेक्ट मैटर है और जो ईरान का है, अब वो दोनों ही डिस्कशन में होगा। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उससे अरब कंट्रीज तो खुश हैं, क्योंकि हमास और हिजबुल्ला से वो खुश नहीं थे। हमास और हिजबुल्ला पे उनका इन्फ्लुएंस था ईरान का, तो वो अब ये चाहते हैं कि ईरान अगर एग्जिट कर गया है चीन से तो अरब्स के पास आए कंट्रोल। वो अरब के पास न जा करके अमेरिका के पास चला गया। कल आपने जो मुझे न्यूज पे भेजा था उसमें मैं पढ़ रहा था कि इजराइल जो है वो खुश नहीं है गजा पीस बोर्ड से, वो उसमें अपना से ज्यादा चाहता है। और अमेरिका इजराइल से ये कह रहा है कि तुम ईरान पे फोकस करो, तुम गाजा हमारे हाथ पे छोड़ दो, गाजा वैसे ही चलेगा जो हम चाहेंगे। तो वो देखते हुए यूएई जो है या अरबी कंट्री जो है वो अपनी रोल को लेकर के वो काफी वो होंगे, चिंतित होंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिका इसलिए गाजा पीस बोर्ड बुला रहा है क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर अमेरिकन ट्रुप्स वहां रहती हैं पीस कीपिंग के मिशन के लिए, तो वो एंटी अमेरिकनिज्म की भावना और फैलेगी, जो जिस वजह से ओसामा बिन लादेन ने उनके ऊपर आक्रमण किया था अमेरिका के ऊपर, कि उनको लगता था हमारे प्योर लैंड पे ये अमेरिकन बूट्स क्या कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू से कि ईरान और पैलेस्टाइन ये दो मुद्दे हैं
जो कि भारत के साथ वो डिस्कस करना चाहेंगे, और ये फोन पे डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि गाजा पीस बोर्ड को लेकर सारी दुनिया खुश नहीं है। ये अमेरिका लेड इनिशिएटिव है, जो कि ये यूएन लेड इनिशिएटिव होना चाहिए था। इसकी विश्वसनीयता और इसकी लीगैलिटी और स्ट्रांग होती है। अभी ना तो इसकी विश्वसनीयता है और ना तो इसकी कोई लीगैलिटी है। जी जी फखर, नमस्कार। जी फखर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो वो आपकी बात से तो खैर बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि एक अलग अलग बात कर रहे हैं, और उनकी बात से आप कहाँ तक एग्री हैं। लेकिन खैर यहाँ पर तो यही बात चल रही थी कि पता नहीं ऐसी क्या बात करने के लिए वो आए हैं जिसके लिए उनको इतना लंबा सफर करके और इतना शॉर्ट विजिट जो बताया जा रहा है कुछ आवर्स का ही है, जो कि डॉक्टर साहब तो कह रहे नहीं इतना छोटा नहीं होगा विजिट, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। तो कहाँ तक आप एग्री करेंगे? नहीं हो भी सकता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है आरजू जी। जी देखिए, मैंने आपको बताया कि दो अहम मुद्दे, एक गजा है और एक ईरान है। वो मैंने बिल्कुल अपने उसमें बताया कि दोनों के ऊपर लाजमी बात है डिस्कशन होगी। ईरान के साथ इंडिया के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाबहार पोर्ट का जो एक स्ट्रेटेजिक वो है, पोर्ट है, तो उसकी वजह से और भी ये चीज़ें बड़ी हैं। बहुत बड़ा मतलब ऑयल प्रोड्यूसर है, और इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट जो है गालिबन कुछ अरसे पहले तक बाहर रहा है ईरान का। तो उस सारी चीज़ों को देख के तो उसका तो है एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो हुई है या होने जा रही है वो है $100 बिलियन का जो एक मार्क है दोनों कंट्रीज के दरमियान। इंडिया जो है जो यूएई है सेकंड लार्जेस्ट तो है एक्सपोर्ट के हवाले से, कि इंडिया सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट करता है उस पे दूसरे नंबर पे यूएई को माल बेचता है। एक चीज ये है। इसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 5वां नंबर है यूएई का इंडिया को, जब उनकी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये सारी चीजें अहमियत रखती है, बट इसके लिए सबसे अहम जो चीज है वो है रीजन में स्टेबिलिटी। अगर रीजन में स्टेबिलिटी नहीं होती, फॉर एग्जांपल ईरान के साथ कोई मामलात गड़बड़ रहते हैं, ईरान और यूएई बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिर इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं ईरान के अंदर, फिर उसकी कनेक्टिविटी जाती है अफगानिस्तान के पास या सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप तक शॉर्टेस्ट रूट उनको अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, और ये तब जाके पॉसिबल है ये सारा कुछ $100 बिलियन या $500 बिलियन या $1 ट्रिलियन वो इन्वेस्टमेंट हो, वो कोई आपस में बायलैटरल ट्रेड हो या कोई और चीज हो। इसके लिए रीजन में अगर स्टेबिलिटी होगी तो मामलात सही होंगे, और अगर ईरान में कोई गड़बड़ होती है तो उसका इंपैक्ट इस पूरे रीजन पे जाएगा। पाकिस्तान उससे मुतासर होगा, अफगानिस्तान मजीद मुतासर हो सकता है, मिडिल ईस्ट में कतर है बिल्कुल उसके सामने लगता है, आपके साथ ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, सीरिया, ये सारा रीजन जो है उससे डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि 10 करोड़ जनता रहती है ईरान के अंदर, और फिर उसको हमने इराक के हालात देखे, उसका इम्पैक्ट जो है इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज थे उसके अंदर हमने देखा। अभी गालिबन यस्टरडे मेरे ख्याल लास्ट उनका जो एक एयरबेस था अमेरिका ने उसको खाली किया है। अब सोचे जरा कि कहां पे 1992 और कहां पे 2026, ऑलमोस्ट आफ्टर 34 ईयर्स उन्होंने इराक के अंदर गुजारे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन इस वक्त देखना हमें ये भी है कि इंडिया के अपने मामलात कुछ ऐसे हैं जो मतलब उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह आज से 2 या 3 साल पहले इंडिया स्टैंड कर रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जो मुख्तलिफ फोरम्स है या उनकी एक डिप्लोमेसी, एक पावर शो करते थे, वो चीज इस वक्त इंडिया की कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, ना अमेरिका के साथ नजर आ रही है, ना वो इनकी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप के साथ नजर आ रही है। हालांकि मैं आज सुबह भी देख रहा था डॉक्टर जयशंकर साहब की गालिबन पोलैंड की किसकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी एक मुलाकात हुई, और वहां पे भी उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनके मतलब अमेरिका ने, नो डाउट कि वो नॉर्मल तो नहीं है ना, वो एबनॉर्मल तरीके से लगाए गए, तो उन्होंने वहां पे भी उस इशू को रेस किया है। तो ये चीजें इस रीजन पूरे के लिए, मतलब पाकिस्तान, इंडिया या इस रीजन में बाकी जितने कंट्रीज है, सबको मुतासिर कर रही है। आपको पता होगा कि एक अजीब किस्म की इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। स्टेबिलिटी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही कि आपके कि सब कुछ बड़ा नॉर्मल चल रहा। बेशक इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, ईरान ले लें, अफगानिस्तान ले लें या मिडिल ईस्ट ले लें,
एक अजीब किस्म की अफरा तफरी वाली सूरत हाल है। ये अलग बात है कि ठीक है, मतलब हमें कहा जाता है कि ठीक है जी, अगर ईरान पे हमला होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं जी, वो तो ईरान पे ही हमला होगा, ईरान के अलावा तो किसी को कुछ उन्होंने नहीं कहना। नहीं, ये हम कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 करोड़ की मतलब जनता वाला मुल्क है, उसका इंपैक्ट जो है, उसके असरात जिस जिस तरफ भी उनके कंट्रीज हैं, उनके नेबरिंग कंट्रीज है या उससे थोड़े से दूर भी, वो वहां पर उसका इंपैक्ट नजर आए। सिर्फ गोल्ड रेट को आप देख लें कि गुज़िश्ता अगर हम सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि 9 महीने की उसकी कैलकुलेशन हम कर लें, तकरीबन $2500 से ऑन जो है $4800 पे ऑन्स गया हुआ है। क्यों है? इंस्टेबिलिटी की वजह से गया हुआ है। और क्या हुआ, गोल्ड को कोई खाने वाली चीज तो है नहीं कि मतलब आवाम ज्यादा हो गई तो उन्होंने उसके मतलब वो बिस्किट या उसकी रोटी बनती है तो वो खाना शुरू हो गए। नहीं, क्योंकि सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ऑयल वाला मसला भी शायद उस तरीके से नहीं रहा, तो अब चीजें चेंज हो रही हैं। और ये जो इंस्टेबिलिटीज हमें नजर आ रही है दुनिया भर में, वो यूरोप के अंदर हो, अब ग्रीनलैंड को वो जो है मतलब आंखें दिखा रहा है, डेनमार्क को, वहां पे फौजें और ये चीजें हो रही है। अब डेनमार्क एक बड़ा अहम मुल्क है यूरोप का, कोई मामूली मुल्क नहीं है। अगर वहां पे अमेरिका कुछ करता है या किसी और, तो उसका इंपैक्ट जो है सबके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं एक जगह होगा और बाकी जगह से सेफ रहेंगी। मगर ऐसे में हम एक बात और जो मैं आप दोनों से ही लास्ट में पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर जयशंकर का जो एक स्टेटमेंट चल रहा है, जो उन्होंने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से कहा है कि जी पाकिस्तान का, उन्होंने खैर नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने इशारा जारी है कि जैसे बिजनेस ना किया जाए क्योंकि वो पैसा जो है टेररिज्म में लग जाएगा या टेररिज्म सपोर्ट करने में लग जाएगा, या इस किस्म की जो बात की गई है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, तो उसकी क्या मतलब जरूरत पेश आ गई, या ऐसी बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर साहब को इस वक्त, जबकि काफी ज्यादा ऑलरेडी दोनों कंट्रीज में एक टेंशन का माहौल है। जी डॉक्टर साहब, आप पहले फिर फकर। इंडिया और पाकिस्तान में जो टेंशन का माहौल है उसको लेके आपने क्या? मैं उसी को लेके कह रही हूँ कि जब पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे डॉक्टर जयशंकर ने जब बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो है टेररिज्म को या वो उन कंट्रीज को सपोर्ट ना करें। तो सपोर्ट ना करने से क्या मतलब है, क्योंकि पोलैंड जो है वो पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है, कुछ अर्से पहले पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर शायद पाकिस्तान भी आए थे और बिजनेस वगैरह की बात की जा रही है, तो क्या उस बिजनेस से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या ऐसा क्यों लगता है कि हर पैसा जो है जो पाकिस्तान में लगाया जाएगा वो टेररिज्म के लिए ही इस्तेमाल होगा? जी देखिए, पहली बात तो है कि पोलैंड के सरकार तो बिजनेस करेगी नहीं, बिजनेस तो पोलैंड के लोग करेंगे, प्राइवेट एंटिटीज करेंगी ना। आई डोंट थिंक कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि पोलैंड गवर्नमेंट आके इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर ऐसा कुछ है तो मैं नहीं जानता, बट नॉर्मली तो ये हो रहा होगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है जिसके अंतर्गत लोग जो हैं वो आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान, देखिए, इंडिया जब इट सेज कि डोंट हेल्प देम इन स्प्रेडिंग टेररिज्म, तो उनका ये मतलब होता है उनको हथियार ना दें, उनको इस तरीके की टेक्नोलॉजीज ना दें, बाकी आपका बायलैटरल मैटर है। आप अगर उस पैसे का, अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान एवरी डॉलर दैट इट टर्न्स वो सब टेररिज्म में थोड़ा लगा देता है। खराब रिप्लाई करेंगे डॉक्टर साहब को इस बात का? जी मैं 1 मिनट खत्म तो कर लूं। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना बस कह रहा हूं कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं, क्योंकि वो उनकी अब मेरे ख्याल से मजबूरी बन चुकी है। अभी आप जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, काबुल में बहुत बड़ा वो हुआ है बम विस्फोट, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, जिसमें काबुल होटल में हुआ है वो, और कई लोग बेचारे उसमें फिर से चले गए हैं। तो चाहे तालिबान की गवर्नमेंट हो चाहे किसी और की गवर्नमेंट हो, एक्सप्लोजन्स तो रुक नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं रुक रहे हैं ये तो वो लोग जाने। तो मैं फिर से कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कमी आपने नहीं की है। आपके खुद मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा जो मदरसा है वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आपने अभी जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर लड़ा था वो आतंकवादियों की लड़ाई लड़ी थी। तो आप जब तक एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म रहेंगे, हम आपको उसको एक्सपोज करते रहेंगे। तो इसमें गलत क्या कह दिया, तो सच कहा उन्होंने। दोस्तों, ट्रंप चाचा ने न्योता भेजा प्रधानमंत्री मोदी को और शहबाज शरीफ को, और हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को इस गज़ा प्लान में नहीं जाना चाहिए। और ये बात न नफरत से है न राजनीति से है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के हित और सम्मान की बात है। गज़ा का जो मसला है वो इंसानियत से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को हर ग्लोबल ड्रामा का हिस्सा बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गज़ा में लड़ाई किसकी है? इजराइल बनाम हमास की। और हमास क्या है? एक मान्यता प्राप्त सरकार या आतंकवाद
आतंकवादी संगठन। दुनिया जानती है जवाब। अब ऐसे में भारत क्यों फंसे उस मसले में जहां आतंकवाद भी है, प्रोपेगेंडा भी है और पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा है। भारत की नीति हमेशा साफ रही है, आतंक और शांति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर मोदी जी वहां जाते हैं तो कल के कोई ये भी बोल सकता है कि इंडिया ने हमास इशू पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और ये बात भारत की इमेज के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी। दूसरी बात, वहीं पर इस बोर्ड में पाकिस्तान को भी बुलाया गया। अब सोचो, जिस पाकिस्तान ने आज तक अपने घर में आतंकवाद साफ नहीं किया, वो दुनिया को शांति क्या सिखलाएगा। अगर मोदी जी उस टेबल पर बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान उसी फोटो को सालों तक इस्तेमाल करेगा कि देखो हम बराबर खड़े हैं। भारत बराबरी के लिए नहीं बैठता है, भारत स्टैंडर्ड सेट करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, अपनी सीमा की सुरक्षा, अपने नागरिक और अपने पड़ोसी क्षेत्र की स्थिरता। गजा भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत के आसपास की आग आज भी नहीं बुझी है। अब ऐसे में मोदी जी अगर वहां जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये जो भारत के नागरिक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत संदेश जाएगा, और ऐसे में मोदी साहब को वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। भारत हालांकि मदद कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे सकता है, मेडिसिन दे सकता है, फूड दे सकता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है, जो कि हमेशा से करता आया है। लेकिन हर मंच पर जाकर बैठना ग्लोबल लीडरशिप नहीं होता है। कभी कभी ना जाना भी एक मजबूत संदेश होता है। भारत शांति के साथ है, लेकिन आतंकवाद के मंच पर फोटो ऑप के लिए नहीं खड़ा होता है। इसलिए मोदी साहब को वहां नहीं जाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।